नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। और आज चर्चा करेंगे पड़ोसी देश म्यांमार की। साथियों, दुनिया के अंदर जब भी दो बड़ी ताकतें सीधे आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन किसी तीसरे देश की ज़मीन का इस्तेमाल अपने प्रभाव और अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिए करती है, तो उसे प्रॉक्सी वार यानी शीत वार भी कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा दिखाई दिया, जैसे ईरान और इजराइल के संघर्ष में चीन और रूस अलग अलग तरीके से ईरान के साथ नजर आते हैं और इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा दिखाई देता है। ठीक उसी तरह आज एशिया के अंदर एक नया खेल म्यांमार में खेला जा रहा है। ऊपर से लड़ाई म्यांमार के अंदर दिखाई देती है, लेकिन असल में उसके पीछे भारत और चीन के हित टकराते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, म्यांमार कोई साधारण देश नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो 7 सिस्टर्स है, उन राज्यों के ठीक बगल में बैठा हुआ एक ऐसा देश है जिसकी सीमा एक तरफ भारत से लगती है और दूसरी तरफ चीन से, और निचले वाले जो भाग हैं वहाँ बांग्लादेश तक इसका प्रभाव जाता है। पहले इसे बर्मा कहा जाता था, राजधानी नेपिडा है, और यही वजह है कि म्यांमार हमेशा से एशिया की राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगने वाला इसका बॉर्डर लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है। आपने कई बार खबरें सुनी होगी कि भारत ने सीमा पार जाकर उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, क्योंकि हमला करके आतंकी जो होते थे वो म्यांमार के जंगलों में जाकर छिप जाते थे। यानी यह इलाका पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील था। लेकिन अब यहाँ केवल आतंकवाद या सीमा सुरक्षा की लड़ाई नहीं चल रही है। अब यहाँ अरबों डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल शुरू हो चुका है। अब थोड़ा इसके इतिहास को समझते हैं। तो दरअसल म्यांमार में लंबे समय तक सेना का शासन रहा। वहाँ सेना को जुंटा कहा जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज़ बनी आंग सान सू की, जिन्होंने जनता के लिए आंदोलन चलाया, दुनिया भर में लोकतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी। लेकिन सेना को उनका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया। सेना ने सत्ता अपने हाथ में रखी और आंग सान सू की को नज़रबंद कर दिया। दुनिया भर ने म्यांमार की सेना पर प्रतिबंध लगाए, विदेशी मदद को कम कर दी गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश हुई। लेकिन सेना ने शासन छोड़ने के बजाय एक नया रास्ता निकाल लिया। क्या? तो सेना प्रमुख मिन आंग ने चुनाव करवाए, लेकिन ऐसा चुनाव जिनमें असली विपक्ष मैदान में ही नहीं था। जनवरी 2026 में वही सेना प्रमुख राष्ट्रपति बन गए। यानी सेना ने वर्दी उतारकर खुद को सिविलियन सरकार की तरह पेश किया, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि म्यांमार में लोकतंत्र है, जबकि असल नियंत्रण सेना के ही हाथ में बना रहा। अब सवाल ये बना कि जनता अब क्या करेगी। लोकतंत्र की मांग खत्म तो हुई नहीं थी। जैसे जैसे सेना मजबूत होती गई, वैसे वैसे म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में विद्रोही संगठन पैदा होते चले गए। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, अराकान आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ऐसे कई संगठन खड़े हो गए जिन्होंने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। शुरुआत लोकतंत्र के नाम पर हुई, लेकिन धीरे धीरे इन संगठनों के पास हथियार आए, पैसा आया और फिर पूरा क्षेत्र हिंसा और अवैध कारोबार की गिरफ्त में धंसता चला गया। असल में म्यांमार का यह इलाका गोल्डन ट्रायल्स के बेहद करीब पड़ता है। वही क्षेत्र जो दुनिया में ड्रग तस्करी के लिए बदनाम रहा है। जहाँ सरकार कमज़ोर होती है, वहाँ हथियार, ड्रग्स और अवैध खनन तेज़ी से बढ़ते हैं, और म्यांमार में भी बिल्कुल यही हुआ। अब आते हैं पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स। साथियों, आज दुनिया की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, मिसाइल सिस्टम, डेटा सेंटर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, विंड टरबाइन, एडवांस सेंसर, इन सब के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और दुनिया में इन पर सबसे बड़ा नियंत्रण किसका है? तो चीन का। चीन केवल खुद रेयर अर्थ नहीं निकालता, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर उसका दबदबा है। लेकिन चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है म्यांमार भी है।
खासतौर पर म्यांमार का काचिन और शान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ डिस्प्रोशियम और टर्बियम जैसे बेहद कीमती रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डिस्प्रोशियम इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर, विंड टर्बाइन, न्यूक्लियर सिस्टम और डेटा स्टोरेज का काम करता है या उसमें काम में लिया जाता है, जबकि टर्बियम मेडिकल इमेजिंग, एडवांस सेंसर और करेंसी सिक्योरिटी तक में इस्तेमाल किया जाता है। यानी समझ सकते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया इन मिनरल्स पर निर्भर है। चीन हर साल अरबों डॉलर का रेयर अर्थ मिनरल्स म्यांमार से खरीदता है। खनन म्यांमार में होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग चीन में होती है, यानी असली मुनाफा चीन कमाता है। चीन ने इन माइंस पर ऐसा प्रभाव बना लिया कि बाकी दुनिया तक यह माल पहुंचने ही नहीं दिया। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए तो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई चेन को रोकने की धमकी दे डाली, क्योंकि चीन जानता है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अभी भी मिनरल्स के लिए उस पर निर्भर है। अमेरिका बेशक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो सकता है, लेकिन मिनरल्स के उत्पादन में चीन सबसे अव्वल माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं से पलटती है। वर्ष 2024 में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जहां से चीन इन मिनरल्स का उत्पादन करता था, जहां रेयर अर्थ की खदानें थे। यानी जो माइंस चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, वे विद्रोहियों के नियंत्रण में अब धीरे धीरे जाने लगी। अब चीन के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर ये खदानें सेना के हाथ से निकलती है तो चीन की सप्लाई चेन खतरे में पड़ सकती है, और इसी वजह से चीन खुलकर म्यांमार की सेना के साथ खड़ा दिखाई देता है। चीन पैसा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कूटनीतिक समर्थन देता है, ताकि सेना इन खदानों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। अब कहानी में भारत की एंट्री होती है। जब चीन ने रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर दुनिया पर दबाव बनाना शुरू किया, तब भारत समेत कई देशों को एहसास हुआ कि चीन पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। इसी दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिनमें दावा किया गया कि भारत ने म्यांमार के कुछ ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से मानने वाले या लोकतंत्र में विश्वास करने वाले गुटों के संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, ताकि रेयर अर्थ सप्लाई की वैकल्पिक रास्ते तलाशी जा सके। हालांकि भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर ऐसी बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स ने यह जरूरत संकेत दिए हैं कि म्यांमार अब केवल गृह युद्ध का मैदान नहीं रहा, बल्कि भारत और चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि आज म्यांमार की सेना लगातार कोचिन जैसे विद्रोही संगठनों पर हमले कर रही है। फाइटर जेट, बमबारी, मिलिट्री ऑपरेशन, इन सब के पीछे केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि रेयर अर्थ पर नियंत्रण की लड़ाई भी छिपी हुई है। चीन नहीं चाहता कि इन खदानों तक किसी दूसरे देश की पहुंच बने, और भारत भी नहीं चाहता कि उनका पूरा पड़ोस चीन के प्रभाव में चला जाए। यानी ऊपर से यह म्यांमार का गृह युद्ध दिखाई देता है, लेकिन अंदर में यह एशिया की दो बड़ी ताकतों की रणनीतिक लड़ाई बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए। क्या भारत केवल म्यांमार की मौजूदा सरकार से संबंध बनाए रखे, या फिर चीन को संतुलित करने के पीछे, पर्दे के पीछे अपना प्रभाव बढ़ाए? क्योंकि अगर चीन म्यांमार के रेयर अर्थ पर अपने पूरी तरह कब्जा बना लेता है, तो भविष्य की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर उसका दबदबा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत किसी प्रॉक्सी वॉर में बहुत ज़्यादा उलझता है, या फिर कह सकते हैं शीत वॉर में बहुत ज़्यादा उलझता है, तो उसका असर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यानी यह केवल विदेश नीति का ही मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की टेक्नोलॉजी की लड़ाई भी है। फिलहाल म्यांमार आज केवल एक गृह युद्ध से जूझता हुआ देश नहीं है, बल्कि एशिया की भू राजनीति का एक नया गृह युद्ध क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ चीन है जो रेयर अर्थ, व्यापार और रणनीतिक गलियारों के जरिए अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत है जो कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र की व्यवस्था हो, जनता का लोकतंत्र में विश्वास हो, जनता ऐसी सरकार बनाए जो जनता के लिए जो है सो जनता के हित में काम करे, और जो नहीं चाहता है कि उसका पूरा पड़ोसी चीन के प्रभाव में चला जाए। और सबसे ज़्यादा पीस रही म्यांमार की आम जनता, जिसे आज भी लोकतंत्र, स्थिरता और शांति का इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस संघर्ष से दूरी बनाए रखनी चाहिए, या फिर चीन को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मैं हूं सुमन। मिलते रहिए अगली बड़ी चर्चा में, तब तक के लिए धन्यवाद।